हेलो फ्रेंड्स, हिमांग व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5 का सेकंड चैप्टर और इसका अपना फर्स्ट चैप्टर भी क्या है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सेकंड चैप्टर है हमारा न्याय की कुर्सी। इसके अंदर है कि उज्जैन की प्राचीन ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। वहाँ टीले थे और एक दिन लड़कों का एक झुंड वहाँ खेल रहा था। एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया। अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसने इधर-उधर देखा कि उस चीज़ की ठोकर लगी है। किस चीज़ की ठोकर लगी है? उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा कुछ नहीं दिखा। वह उठाकर गया। वह उठकर वहाँ से चले गए और अपने मित्रों को बुलाकर यह शिला दिखाई। फिर शान से ऊपर उस पर बैठकर बोला, "यह सिंहासन है मेरा, मैं राजा हूँ। तुम सब मेरे दरबारी हो, तुम अपनी-अपनी फरियाद लेकर आओ, फिर मैं उनका फैसला करूँगा।" देखो, आपको दिख रहा है ये पत्थर से टकराया था और उस पे बैठ गया फिर ये। ये बहुत अच्छी कहानी है, वैसे मैं आपको बता दूँगी, बट इसको चैप्टर से पढ़ना बहुत अच्छा है और क्यूआर कोड से आप स्कैन करके भी देख सकते हो अच्छे से। इसमें बस ये है कि सच्चा जो इंसान होगा, वो इस कुर्सी पे बैठ के अपनी बात जो बोलेगा, वो ही सही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि दूसरे लड़कों को ये खेल पसंद आया, वे एक-एक करके आते गए और काल्पनिक फरियाद सुनाते गए। फिर गवाह बुलाए जाते, उनकी गवाही ली जाती, उनके बाद राजा बना हुआ वो लड़का उनसे सवाल करता और फिर अपना फैसला सुनाता। ये खेल में इनको इतना आनंद आया कि वे रोज़ इस खेल को खेलने के लिए आते रहे और शिकायतें सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते, फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता था। फिर नेक्स्ट क्या हुआ इसमें अ फिर बात इधर-उधर फैलने लगी कि लोग लड़के की न्याय बुद्धि की चर्चा करने लग गए थे कि वो ऐसे फैसले सुनाता है और कहने लगे कि अवश्य ही उस लड़के में कोई दैवी शक्ति है। एक दिन 2 किसानों के बीच ज़मीन को लेकर झगड़ा उठ खड़ा हुआ और मामला गंभीर था। टीले वाले लड़के की इतनी चर्चा थी तो वे राजा के दरबार में ना जाने के बजाय उस लड़के के पास चले गए और उसने अपने झगड़े के बारे में बता दिया उस लड़के को। तो फिर उसने उसका फैसला करा। तो उसने बजाय उसके पास गए और लड़के ने अपनी गंभीरता से दोनों किसानों के बयान सुने और उसके बाद उसने जो फैसला किया उसे सुनकर वे दंग रह गए। उस दिन के बाद तो नगर के सभी लोग अपनी फरियाद लेकर यहीं आने लगे। राजा के दरबार में कोई ना जाता और ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़के के फैसले ने उन्हें संतोष ना किया हो। धीरे-धीरे यह बात राजा के कानों तक भी पहुँच गई। उसको बहुत क्रोध आ गया कि उसने क्या जाकर कहा उस छोरे-कोरे को यह मजाल कि अपने को मुझसे अच्छा न्याय करता समझे। मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता, मैं खुद जाकर देखूँगा। फिर राजा क्या करता है वहाँ जाके देखता है कि वो कैसे न्याय कर रहा है। तो ऐसे कहकर राजा अपने लाव लश्कर के साथ उस मैदान में पहुँचा जहाँ लड़के अपना प्रिय खेल खेल रहे थे। बड़ी देर तक राजा उनका खेल देखता रहा। वह स्तंभित रह गया कि उसने अपने मंत्री से कहा, "लड़का सचमुच बहुत बुद्धिमान है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़े-बड़े को लोहा मानना पड़ेगा।" उसी समय किसी ने राजा को बताया, "लेकिन महाराज यह तो रोज़ वाला लड़का नहीं है, वह बीमार हो गया है। इस कारण कोई नया ही लड़का टीले पर बैठा है। यह तो और भी आश्चर्य की बात है। हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है। मैं इसकी जाँच करूँगा।" वो जाँच करने के लिए कहता है फिर राजा तो फिर क्या होता है इसमें आगे कि राजा का इशारा पाते उस स्थान को खोदकर पत्थर को बाहर निकाल दिया जाता है। राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं बहुत ही सुंदर सिंहासन था। उस पर बहुत बारीक और खूबसूरत मूर्तियाँ खुदी हुई थी। उसके चारों ओर पायों पर 4 देवदूतों की मूर्तियाँ बनी हुई थी। चारों ओर खबर फैल गई। बात ही बात में वहाँ अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। विद्वान पंडित ने बताया कि वह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं है। वो सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राजदरबार में रख दिया जाए। उसने कहा कि मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूँगा और उनका फैसला करूँगा। अगले दिन राजा दरबार में आए और सीधे उस सिंहासन को लेकर बैठा। वह उस पर बैठने ही वाला था कि किसी की आवाज़ सुनाई दी, "ठहरो।" राजा ने रुककर चारों ओर देखा, कोई नज़र नहीं आया। फिर सिंहासन की ओर बढ़ा, इस तरह आवाज़ आई, "ठहरो।" इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा कि सिंहासन के एक पाँव पर बनी मूर्ति बोल रही है। एक 4 पाँव थे, तो एक पाँव पर बनी मूर्ति बोल रही थी। तो उसमें मूर्ति ने बोला कि, "क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? क्या तुम्हें कोई पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की?" राजा ने लज्जा से सर झुका लिया। "यह सच है कि हाल ही में मैंने एक दरबारी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था क्योंकि मैं उससे नाराज़ हो गया था। तब तो तुम इसके योग्य नहीं हो।" मूर्ति ने कहा, "तुमको 3 दिन तक प्रायश्चित करना होगा।" यह कहकर मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया, प्रार्थना की। चौथे दिन फिर दरबार में आया। जो ही सिंहासन पर बैठने लगा तो दूसरी मूर्ति ने कहा, "ठहरो, तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला?" राजा सब कँपाया और झूठ तो किसी ना किसी मुसीबत से बचने के लिए कई बार बोला था। राजा पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पिंक लगाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वह फिर क्या करा उसने तीसरी बार फिर वह सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ गया। तीसरी बार वो जब सिंहासन पे आगे बैठने के लिए बढ़ा, तो तीसरी मूर्ति भी बोली। तो दूसरी मूर्ति ने कहा कि ठहरो तुमने झूठ की तो बात होगी। तो तीसरे दिन भी वो बढ़ा तो उसने बोला, "बैठने से पहले ये बताओ कि तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुँचाई?" राजा ने पीछे हट गया। तीसरी मूर्ति भी अपने पंख फैलाकर उड़ गई। फिर 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा सिंहासन की ओर बढ़ा। उसके पैर लड़खड़ा गए। चौथी मूर्ति ने कहा, "ठहरो, जो लड़के सिंहासन पर बैठते थे वे भोले-भाले थे, उनके मन के कलुष नहीं था। अगर तुम्हें को विश्वास है कि तुम उस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो।" राजा बड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने मन ही मन कहा, "अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं ही क्यों नहीं बैठ सकता? मैं राजा हूँ, उस मुझसे ज़्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला कौन होगा? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ।" तो यह कहकर राजा सिंहासन की ओर दृढ़ दृढ़ कदमों से बढ़ा कि भई मैं तो बैठूँगा। तो लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। और ये कहानी कहाँ से लीलावती भागवत जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से प्रकाशित स्वर्ग की सैर तथा अन्य कहानियाँ पुस्तक से ली गई है और ये बहुत ही अच्छी कहानी है क्योंकि इस बार तो बुक ही चेंज हो गई है वीणा बुक की। तो ये सेकंड चैप्टर था हमारा न्याय की कुर्सी क्लास 5 का। इसके क्वेश्चन आंसर भी करते हैं चलो। इसका क्वेश्चन आंसर है हमारा फर्स्ट है बातचीत के लिए। बातचीत के लिए हमें क्या होता है बच्चे खुद जैसे सहपाठी होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, उनसे बात करके क्वेश्चंस के आंसर निकालते हैं, है ना?
तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें क्या पूछा गया है कि आपका प्रिय खेल कौन-सा है, आप उसे कैसे खेलते हैं? तो इसमें आप कुछ भी बता सकते हो कि मेरा प्रिय खेल लूडो है, मैं उसको ऐसे खेलता हूँ, वैसे खेलता हूँ। आप बस बातों के ज़रिए इस क्वेश्चन्स को खत्म करना है। फिर है कि आपने कभी समस्या का समाधान किया है, अपना अनुभव साझा करिए। तो आप लिख सकते हो कि हाँ, मैंने अनुभव कुछ इस तरह किया कि मेरे बार एक बार मेरे मित्र की एक किताब गायब हो गई थी। उसे लगा कि किसी ने उसे चुरा लिया, उसने घर और स्कूल दोनों जगह खोजा, पर किताब नहीं मिली। तब मैंने उसे याद दिलाया कि किताब वह ट्यूशन में लेकर गया था। तो यानी कि एक तरीके से ये समस्या सुलझाना हो गया। तो ये थर्ड क्वेश्चन है कि यदि आप राजा के स्थान पर होते तो आपको लड़के के बारे में पता चलता तो आप क्या करते? तो राजा के स्थान पर होते तो अगर मैं राजा के स्थान पर होता तो पहले उस व्यक्ति को दरबार में बुलाकर उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेता, उसकी योग्यता के अनुसार उसे पुरस्कार स्वयं कुछ मुद्राएँ प्रदान कर देता और फिर कुर्सी ले लेता। तो ये हो सकता था। फोर्थ क्वेश्चन है कि लड़के के अंदर ऐसे कौन से गुण होंगे जिनके कारण वह सिंहासन पर बैठता है, क्योंकि सच्चा इंसान बैठ सकता है सिंहासन पे। तो उसमें बोल सकते हैं कि वह लड़का अत्यंत सीधे-साधे स्वभाव का था, उसके मन में कोई बुराई नहीं थी, उसका हृदय निर्मल और निष्कपट था, उसके छल और ध्रुवता को लेकर लेश भी नहीं था, उसी गुण के कारण ये सिंहासन पर बैठने योग्य बना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के आगे आपको स्टार बनाइए और एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं, कि तो एक से ज़्यादा भी आपके इसके अंदर आंसर हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजा को लड़के द्वारा न्याय करने के विषय में कैसे पता चला, लड़के द्वारा की गई शरारतों से, लड़के लोगों द्वारा या फिर लड़के द्वारा अपने न्याय की बुराई सुनकर, मंत्री द्वारा लड़के की बुद्धि की प्रशंसा सुनकर। तो इसके अंदर ग आंसर फर्स्ट का हमारा हमारा होगा ख आंसर बिल्कुल सही होगा कि लोगों के द्वारा लड़कों के न्याय की प्रशंसा सुनकर उसको पता लगा। सेकंड क्वेश्चन है कि राजा को सबसे अधिक आश्चर्य किस बात से हुआ कि बच्चे खेल-खेल में न्याय कर रहे हैं, लोग राजा के दरबार में नहीं आ रहे हैं, सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता है या स्वयं सिंहासन में ही कोई चमकता है, शक्ति विद्यमान है। तो इसका होगा ग आंसर कि वे सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर कि लड़के को यह खेल इतना अच्छा क्यों लगा कि वे प्रतिदिन इसे खेलने लगे? कि लड़के को इतना अच्छा खेल क्यों लग गया कि वो प्रतिदिन इसको खेलने आने लगे, सिंहासन पर बैठ के न्याय करने लगे? तो इसका आंसर होगा कि क्योंकि वे राजा जैसे बनने का आनंद ले रहे थे, क्योंकि वह अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था, क्योंकि उन्हें न्याय करने का अनुभव अच्छा लगा या फिर इस खेल में वे नगर भर में से प्रसिद्ध हो गए थे। तो थर्ड का आंसर हमारा रहेगा ख, क्योंकि वह अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था। तो आप इसके आगे स्टार बना दोगे सेकंड के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ कि राजा ने उपवास और प्रायश्चित क्यों किया ताकि वह सिंहासन पर बैठने योग्य बन सके? क्योंकि उसे अपने कर्मों पर पछतावा था, क्योंकि मूर्ति ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि जनता से उसे ऐसा करने को कहा था। तो फोर्थ का आंसर होगा ताकि वह सिंहासन पर बैठने योग्य बन सके और क्योंकि उसे कर्मों पर पछतावा था। ए भी लगा सकते हैं और बी भी लगा सकते हैं इसके अंदर, का और खा दोनों ही लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोचिए और लिखिए। सब इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के अपने लेखन पुस्तिका में लिखना है, यानी कि आपके बुक के रिलेटेड क्वेश्चन्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सभी लड़के सिंहासन पर बैठे पा रहे थे, लेकिन राजा क्यों नहीं बैठ पा रहा था, ऐसा क्यों? क्योंकि सभी बच्चे आसानी से सिंहासन पर बैठे जा रहे थे, लेकिन राजा स्वयं उस पर नहीं बैठ सकता। इसका कारण यह था कि वे मासूम बच्चे थे, जिनके मन में किसी के प्रति कोई बुराई या ईर्ष्या नहीं थी। उनका हृदय बिल्कुल साफ था, इस वजह से वो बैठ सकते थे लड़के। क्या राजा को प्रोत्साहित करने के बाद सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए था? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो नहीं, प्रायश्चित करने के बाद भी राजा में घमंड बना रहा। वह अपने आप को सबसे धनवान, शक्तिशाली, बुद्धिमान समझता था। यदि वह वास्तव में योग्य होता तो चौथी मूर्ति सिंहासन को लेकर आकाश में उड़ती ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड कि दोनों किसानों में अपने झगड़े का निपटारा के लिए राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास जाने का फैसला क्यों किया था? तो इसमें दोनों किसानों ने राजा के दरबार में जाने के बजाय उस लड़के के पास जाने के लिए इसलिए चुना क्योंकि उन्हें लगा कि उसकी न्याय, बुद्धि और समझदारी की प्रशंसा सुनी थी। या हम उसी से सुलझवा लेते हैं। फोर्थ है कि चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में क्यों उड़ गई? चौथी मूर्ति इस वजह से उड़ गई थी क्योंकि राजा के मन से ज्ञान नहीं किया जा रहा था और वह अब भी स्वयं को सबसे धनवान, शक्तिशाली और बुद्धिमान मान रहा था। फिफ्थ क्वेश्चन है कि इस कहानी का नया शीर्षक दीजिए और बताइए कि अपने शीर्षक क्यों चुना होगा? तो इस कहानी का हम शीर्षक और भी दे सकते हैं जो अच्छा लगे इस कहानी से। तो इस कहानी का शीर्षक है हम दे सकते हैं सच्चा न्यायकर्ता। हो सकता है क्योंकि सिंहासन वही व्यक्ति बैठ सकता था जो निष्कपट, सरल और सरल हृदय वाला हो, तो सच्चा न्यायकर्ता भी इसको दे सकते थे। चलिए नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर क्या है? अनुमान और कल्पना। कहानी में सिंहासन की मूर्ति उड़कर किसी और जगह चली जाती है, वह कहाँ जाती होगी और वहाँ क्या करती होगी? तो इसमें लिख सकते हैं कि ये मूर्ति उड़कर आकाश में किसी और स्थान पर पहुँच जाती होगी और वहाँ भी उसी सिंहासन के लिए एक सच्चे, निष्पक्ष और ईमानदार न्यायकर्ता की खोज करती रहती होगी। और सेकंड क्वेश्चन है कि इस कहानी के अंत में राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो क्या होता? अगर उसको सिंहासन नहीं उड़ता और वो सफल हो जाता तो क्या होता? यदि कहानी के अंत में राजा सिंहासन पर सफल हो जाता तो वह सभी न्याय नहीं कर पाता, क्योंकि प्रायश्चित के बाद भी उसके भीतर गहरा अहंकार बना हुआ था और वह स्वयं को सबसे बुद्धिमान, शक्तिशाली और धनवान मानता था। आपको देखा होगा लास्ट में आया था कि मैं क्यों नहीं बैठ सकता, मैं तो सबसे ज़्यादा शक्तिमान हूँ। नेक्स्ट है कि भाषा के बाद नीचे दिए गए पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। ये है कि यह तो और भी आश्चर्य की बात है, ना हो पत्थर भी इस मूर्ति में कोई भी चमत्कार, इसी जाँच करूँगा। ऊपर दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखिए कि आपको इसका अर्थ समझने में कुछ कठिनाई हो रही है या नहीं। इसी वाक्य को एक बार फिर पढ़िए। यह है तो और भी आश्चर्य की बात है, हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में कोई ना कोई चमत्कार है, मैं इसकी जाँच करूँगा। अब आपको इन वाक्यों का अर्थ और भाव ठीक-ठीक समझ में आ रहा होगा। इस कारण कुछ विशेष चिन्ह दिखाई दे गए हैं कि चिन्ह में लिखा हुए हैं, ये इन्वर्टेड कोमा में लिखे गए हैं। ऊपर की लाइन्स देखो, इसको इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखा गया, इनको इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखा गया है और नीचे वाली लाइन्स को इन्वर्टेड कोमा में लिखा गया है। इनवर्टेड लाइन्स को इन्वर्टेड कोमा में लिखा गया है। इस प्रकार के चिन्हों के विराम चिन्ह कहते हैं और विराम चिन्ह से पता चलता है कि वाक्यों में कहाँ ठहराव है और इनका क्या भाव है। ठहराव होना भी बहुत ज़रूरी है वाक्यों को पढ़ते वक़्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया गया है कि अब नीचे दिए गए वाक्यों में उचित स्थानों पर विराम चिन्ह लगाना है। तो विराम चिन्ह आपको बता दूँगी मैं अभी कैसे-कैसे लगाना है। खा पॉइंट पढ़ लीजिए आप पहले। खा में दिया गया है कि जो चौथी मूर्ति थी हमारी, उसमें
कहाँ ठहरो जो लड़के सिंहासन पर बैठते थे वे भोले-भाले थे, अनेक उनके मन में कलुष नहीं था। अगर तुमको विश्वास है तो तुम उसके योग्य होते सिंहासन पर बैठ सकते हो। तो इसमें आपको कहाँ लगाना होगा? तो आपको ठहरो पे लगाना पड़ेगा। ठहरों पे लगाना पड़ेगा आपको इन्वर्टेड कोमा, और आपको एक लास्ट में लगाना पड़ेगा और ऐसे इसको कोमास में बंद करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कोमास में बंद करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट आपको बुक में के ही आपको ये दिए गए हैं, तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तीसरी मूर्ति भी उड़ गई और इस वाक्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर। इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? तो तीसरी मूर्ति उड़ गई, तो इस वाक्य में संज्ञा शब्द होगा आपका मूर्ति। इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है? मूर्ति। मूर्ति तो संज्ञा शब्द हो गया। और नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द इस संज्ञा शब्द के गुण या विशेषता को बता रहा जा रहा है? तो वो है तीसरी। क्या है? तीसरी। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। एक कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इनमें से विशेषण शब्द पहचान कर उनके नीचे रेखा खींचिए। तो आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, तो विशेषण शब्द आपको इसके अंदर पहचानने होंगे। विशेषण शब्द इसमें कौन से होंगे? तो एक दिन लड़कों का एक झुंड वहाँ खेल रहा था। तो आपको विशेषण चिन्ह पे क्या करना है? नीचे रेखा खींचनी है। झुंड हो सकता है, इसका विशेषण क्या होगा? झुंड। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि उज्जैन की प्राचीन ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान है, तो इसमें आपका विशेषण शब्द होगा ऐतिहासिक, प्राचीन और लंबा चौड़ा। फिर इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य है। छोटी और आश्चर्य। नेक्स्ट है कि राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं बहुत ही सुंदर सिंहासन था, तो इसका क्या होगा? सुंदर। फिर अब बात ही बात में वहाँ अच्छी खासी भीड़ लग गई, तो अच्छी खासी जमा भीड़, ये हो सकता है आपके विशेषण शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए जिसमें आप कहानी के सिंहासन पर बैठ सके। तो ये आपको अपनी तरफ से लिख सकते हो, तो मगर आप लिख सकते हो पहला तो सत्यवादी होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको इसके अंदर? क्या होना चाहिए? सत्यवादी। सत्यवादी होना चाहिए फर्स्ट पे आपको इसके अंदर। नेक्स्ट में आपको होना चाहिए सोच समझ कर निर्णय देने वाला और ईमानदार, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा है तो मैं इस पे नहीं लिख पाऊंगी, तो जो होगा वो मैं कर सकती हूँ। तो एक हो गया ईमानदार। ईमानदार के बाद हम लिख सकते हैं इसमें किसी निर्दोष को सजा देने वाला, निर्दोष को सजा ना देने वाला, निष्कलंक मन वाला, भोला भाला और ईर्ष्या में ना करने वाला, ईर्ष्या ना करने वाला भी सिंहासन पर बैठ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसके अंदर। क्वेश्चन तो इसके अंदर बहुत है, चैप्टर बहुत लेंथी है, बट वी गो एवरीवेयर। ओके। अबे पाठ से आगे में की कहानी में गाँव वाले जो गाँव वाले थे न्याय करवाने और झगड़े सुलझाने बच्चों के पास जाया करते थे, तो आप अपनी समस्या को सुलझाने के लिए किनके पास जाते? जैसे लोग बच्चे हो तो आप तो अपने मम्मी-पापा के पास जाते होंगे, या स्कूल टीचर के पास, जो स्कूल में झगड़ा हो तो स्कूल टीचर के पास जाएँगे। नेक्स्ट है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ अन्याय किया हुआ, आपने इस स्थिति का सामना कैसे हुआ है? तो ये आप आपके मन से करोगे। पुस्तकालय और अन्य स्रोत। आपने जो कहानी पढ़ी है हमारे देश के सैकड़ों वर्ष पुरानी एक पुस्तक पर आधारित है, उस पुस्तक का नाम था सिंहासन बत्तीसी। इस पुस्तक का नाम क्या था? सिंहासन बत्तीसी, जो हम चैप्टर पढ़ा है। फिर इस पुस्तक में राजा भोग और उसकी भूमि में गढ़ा राजा विक्रमादित्य का सिंहासन मिलता है, जिसमें 32 मूर्तियाँ जड़ी होती हैं। प्रत्येक मूर्ति राजा भोग को राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाती है। इस पुस्तक की प्रत्येक कहानी बहुत रोचक है। पुस्तकालय में ये पुस्तक खोजकर, यानी कि आपको बोला है कि आप अपनी लाइब्रेरी में जाके इस पुस्तक को खोजकर पढ़ सकते हैं। और सिंहासन बत्तीस की तरह भारत में और कहानियों वाली पुस्तक है पंचतंत्र, आपको सबको पता होगा। पंचतंत्र हो गई, हितोपदेश हो गए, जातक कथाएँ हो गई, इन्हें भी पुस्तकालय से ढूँढकर पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट है कि राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राजदरबार में रख दिया जाए। सिंहासन में एक विशेष प्रकार की भव्य कुर्सी हुआ करती थी, जिस पर राजा महल बैठ सकते हैं। आज भी हमने बैठने के लिए कई प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ वस्तु के चित्र दिए गए हैं, इनका वर्णन करके लिखिए कि आपकी भाषा में इन्हें क्या कहते हैं। ये आपको चित्र दिए गए हैं, इनकी भाषा में आपको, आपकी भाषा में आप इनको क्या कहते हैं, आपको बताना है इसके अंदर। जैसे ये है चटाई, चटाई को जैसे ये घास-बाँस या प्लास्टिक से बनी होती है, ये भूमि पर बिछाकर बैठते हो, तो आपकी भाषा में इसको क्या कहा जाता है, वो आपको बताना होगा। देखो सबकी भाषा अलग-अलग होती है, तो किसी की भाषा में क्या कहते हैं इसको, किसी की भाषा में क्या कहते हैं। तो आपको इसमें आपको पट्टी भी कह सकते हो आपको। फिर है एक दरी दे रखी है, दरी को आपकी भाषा में क्या कहते हैं, तो गली भी कह सकते हो आपको। फिर आपको एक मुड्डा टाइप दे रखा है, मुड्डा कहते हैं इसको कहीं बहुत जगह, और आप इसमें क्या मूड़ी भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट है आपको चारपाई, चारपाई को लोग खाट भी कहते हैं, खटिया भी कहते हैं। फिर है पीढ़ा, पीढ़ा को पटरा भी कहते हैं, चौकी भी कहते हैं। फिर है टाट पट्टी, टाट पट्टी को दरी भी कहते हैं, दरी पट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये पहेली है और पहेली के आंसर आपको ये पहेली है और पहेली के आंसर आपको इसमें नीचे ही दिए गए हैं। जिसमें एक पहेली है कि ना तो खाए ना पिए वे संग मार रेगत, ना खाती ना पीती संग संग चलती है, तो वो क्या होगी? छाया। नेक्स्ट है कि हरो माथड़ो लाल पेट रसीद से लेव भर भर पेट, हरे मटके लाल पेट रस पी ले भर भर पेट, तो ये तरबूज है। नेक्स्ट है कि मालवी पहेली है, भाषा दे रखी है आपको, गौड़ पहेली, निमाड़ी पहेली, हर भाषा में जो लिखी हुई है। अब ये है मालवी पहेली, एक जानवर ऐसो जिसकी दुम पे पैसो, तो ये है हमारी मालवी पहेली और ये मोर है। फिर है बुंदेली पहेली, एक लकड़ी की ऐसी कहानी, ऊमो लुको हो मोठा पानी, एक लकड़ी की ऐसी कहानी, लकड़ी यानी कि गन्ना, बुंदेली भाषा का है। फिर है बघेली पहेली, एक दिया सबतर उजियारा, एक दीपक से चारों ओर सूर्य है। ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो और चैप्टर्स को, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को।